जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास जो हमारी मेकअप क्लासेस रहती थी, वन ऑफ द टॉपिक्स जो रिटर्न फाइलिंग का था, हम उसको स्टार्ट करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और इसको लोग क्यों फाइल करते हैं अगर किसी के ऊपर रिक्वायरमेंट ना हो तब भी। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रिटर्न एक्चुअली। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है, तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ रिटर्न। देखें जी, रिटर्न एक फॉर्म है। इट इज जस्ट अ फॉर्म, बल्कि आई वुड से इट्स अ डिक्लेरेशन फॉर्म। ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये आपके पास इनकम कहाँ से आई, आपने उसको खर्च कहाँ किया, और साल के आखिर में आपके पास उन पैसों में से कितने बच गए और कितने आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए। यानी इट्स जस्ट लाइक जो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड रखते हैं, मतलब इट इज लाइक आपकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आप समझ लें। इसमें आप बताते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आई कहाँ से, और आपने इसको खर्च कहाँ पे किया, और जो इसमें से बैलेंस बच जाता है या आप इन्हीं पैसों में से कहीं पार्क कर दें, इन्वेस्ट कर दें, तो आपने ईयर एंड पर ये बताना होता है कि बैलेंसेस कहाँ बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या कहीं इन्वेस्टेड है, या आपने किसी को लोन दिया है तो रिसीवेबल है, या फिर आपके ऊपर किसी की लाइबिलिटी है अगर आपने किसी से ज़्यादा पैसा ले लिया। ये जो एसेट लायबिलिटी वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट, और जो इनकम और एक्सपेंस वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिटर्न। हमारे जो फॉर्म ऑफ रिटर्न है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक ही फॉर्म होता है जिसके अंदर आपके पास रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट एक ही साथ डिक्लेयर होती है। लीगली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट फॉर्म ऐसा बना हुआ है कि वो एक ही जैसा है। अब फॉर्म की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ सिर्फ सैलरीड क्लास से डील करते हैं और कुछ अदर देन सैलरीड क्लास से डील करते हैं, जिसके अंदर आपकी बिजनेस इनकम वगैरह भी आ जाती है। अब क्वेश्चन है इसके रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट किस पर है। कौन वो शख्स है जो रिटर्न फाइल करेगा, हु इज लायबल टू फाइल रिटर्न। उसके लिए हम अपने थोड़े से हैंडआउट घुमा लेते हैं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो अक्सर आप देखते हैं कर रहे होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स को एक नज़र देख लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। जी क्लास, तो द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फॉर्म ऑफ रिटर्न। सबसे पहला है एवरी कंपनी इंक्लूडिंग एन अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था कि कंपनी की डेफिनेशन में जी, हमने ये देखा था कि कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ कंपनी नहीं आती, बल्कि आपके पास गवर्नमेंट भी आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, और सब कुछ आता है। जी क्लास, तो हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट की कंपनी की डेफिनेशन में गवर्नमेंट भी आती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सब आती हैं। तो इररिस्पेक्टिव आपकी कोई इनकम है नहीं है, अगर आपकी नील इनकम भी है, कुछ भी नहीं है, पूरे साल में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, स्टिल बीइंग अ कंपनी यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। दूसरी वो लोग हैं अ पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन, और वो आपको पता है 600,000 है। यानी अगर आप कंपनी नहीं है तो कौन होंगे, आप कंपनी नहीं है तो एओपी होंगे या इंडिविजुअल होंगे, और उसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन है यानी 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो आपने अपना रिटर्न फाइल करना होगा।
तीसरा, अ पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू एफटीआर। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में काफी डिटेल में देख चुके हैं, एफटीआर और एनटीआर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर आपकी इनकम सिर्फ एफटीआर मोड से आती है तो आपने फिर भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है। लेट से एक शख्स है जिसकी एफटीआर इनकम पूरे साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए आती है, तो वो बेसिक एग्जाम्शन तो क्रॉस नहीं करता। बट आपको पता होगा कि एफटीआर के अंदर बेसिक एग्जाम्शन क्रॉस हो ना हो, ग्रॉस रिसीप्ट पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो उस वक्त भी आपने अपना रिटर्न फाइल करना है, इरिस्पेक्टिव आपकी बेसिक एग्जाम्शन बीट होती है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट, हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स फॉर एनी ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। अगर आप पिछले 2 सालों में आपके ऊपर टैक्स लगा था और इस साल आपकी इनकम नहीं है, स्टिल यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। नेक्स्ट इज जिसने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया हो। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अदर देन बेसिक एग्जाम्शन, वो जो नीचे क्लॉसेस आ रहे हैं। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की, या फिर आपके पास फ्लैट है और उसका जो कवर्ड एरिया है वो है 2000 स्क्वायर फीट। तो अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का फ्लैट है या 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का घर है, तो स्टिल यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। अच्छा जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है कि अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है तो स्टिल यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। तो मालूम हुआ कि हमने अभी तक जितने देखे वो 7 एरियाज कवर किए। नंबर 1, अगर आप कंपनी है तो आपको कुछ भी थ्रेशोल्ड देखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, अगर आप कंपनी नहीं है तो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन क्रॉस होगी, तब आपने रिटर्न फाइल करना है। और इसके बाद अगर आपकी एफटीआर इनकम है तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखना कि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन का क्या मामला है, वो आपने करना ही करना है। अच्छा, एक कंपनी है उसकी एफटीआर इनकम जितनी भी हो उसने तब भी करना है, एक इंडिविजुअल है तब भी करना है, एक एओपी है तब भी करना है। बट अगर एक कंपनी है जिसकी कुछ इनकम नहीं है, स्टिल उसने करना है, लेकिन एक इंडिविजुअल और एओपी है और उसकी एफटीआर इनकम नहीं है, नॉर्मल रिजीम से आती है और उसकी बेसिक एग्जाम्पशन क्रॉस नहीं होती, तो फिर उसको रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन क्लॉज डी में हमने ये देख लिया कि अगर पिछले 2 सालों में आपने टैक्स चार्ज किया है, आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ, तो स्टिल यू हैव टू फाइल योर रिटर्न एंड देन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद जो एफ और जी हैं वो ये हैं कि अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड की जगह हो या 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो या आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी हो। अब मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कॉलेज आता है, पढ़ता है और घर चले जाता है, और उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट उसके अब्बा ने उसको एक गाड़ी दिला दी है 1300 सीसी की। तो क्या उसने अपना रिटर्न फाइल करना होगा? यस, सिर्फ इस वजह से कि उसके नाम पर 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है, स्टिल दैट पर्सन नीड्स टू फाइल इज रिटर्न। अच्छा जी। लेकिन अगर एफ और जी की वजह से अगर आप इन 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन है, अगर आप विडो हैं, अगर आप ऑर्फिन और आपकी उम्र 25 से कम है, या आप डिसेबल्ड पर्सन है, तो अगर आप इन 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो सिर्फ एफ और जी की वजह से नहीं करना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक विडो है जिनके नाम पर 2200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है और उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन अगर उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो शी नीड्स टू फाइल अ रिटर्न। यहाँ पर सिर्फ इन 4 लोगों को क्लॉज जी और एफ से एग्जाम्पशन दी गई, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की होल्डिंग से और गाड़ी पे, कि अगर उनकी और कोई कैटेगरी में ये फॉल नहीं करते और सिर्फ इन 2 के अंदर आते हैं और इनका ये 4 का स्टेटस है तो नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है और उसके पास 660 सीसी की गाड़ी है, सिर्फ ये है, और उसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना एफटीआर है, ना बेसिक एग्जाम्पशन क्रॉस करती है, ना पिछले 2 सालों में वो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के अंदर उसके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है, तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने क्लॉज नंबर एच की तरफ हम आ रहे हैं कि अगर आपने अपना एनटीएन सर्टिफिकेट, आपके पास नेशनल टैक्स नंबर है, तो आपने अपना रिटर्न फाइल करना है। अब ये ऐसी बात है जो तमाम चीज़ों को ओवरराइड कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया तो अब तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव आप बेसिक एग्जाम्शन के अंदर फॉल करें ना करें।
once you have obtained the NTN number, then you need to file your return irrespective आपका जो भी मामला हो। मतलब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अपने, अगर उसने NTN नंबर लिया, ये पेन मुझे तंग कर रहा है, एक सेकंड दीजिएगा जी। अगर उसने NTN नंबर एक बार अपना रजिस्टर्ड करा लिया, अब उसने ये नहीं देखना कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि नहीं, बेसिक एग्जाम्पशन क्रॉस कर रही है कि नहीं। मिसाल के तौर पे एक विडो है, उनके पास 1000 सीसी कार है, तो क्या सिर्फ इस वजह से उन्हें रिटर्न फाइल करना है? नहीं। लेकिन वंस शी हैज फाइल द रिटर्न, या उनके पास NTN है, मिसाल के तौर पे एक खातून है और वो जॉब करती हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम भी है और उन्होंने NTN सर्टिफिकेट भी लिया और अपना रिटर्न भी फाइल करती हैं। अब जाके वो विडो हो जाती हैं, उनका स्टेटस चेंज हो जाता है और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती और सिर्फ एक 660 सीसी गाड़ी रहती है। तो सिर्फ इस वजह से इन्हें रिटर्न फाइल नहीं करना था, लेकिन क्योंकि उनके पास NTN सर्टिफिकेट मौजूद है, नाउ स्टिल शी नीड्स टू फाइल अ रिटर्न। इसके बाद पॉइंट नंबर आई के अंदर ये लिखा है कि अ पर्सन हु होल्ड्स कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एनुअल बिल एक्सीड करता है 500,000 से, तो स्टिल दैट पर्सन नीड्स टू फाइल द रिटर्न। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ या किसी ट्रेड एसोसिएशन के साथ, स्टिल यू नीड टू फाइल योर रिटर्न रिस्पेक्टिव। अगेन, अब आपने कोई भी अपना दूसरा फिल्टर लगा के चेक नहीं करना, या आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, स्टिल यू नीड टू फाइल योर रिटर्न। और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स कौन होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मेंबर हैं, बार काउंसिल के हैं, आईकेप के हैं, या ICMA के हैं। अब मिसाल के तौर पे एक खातून है, डॉक्टर बन गई और फिर वो हाउसवाइफ बन गई और उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या शी नीड्स टू फाइल द रिटर्न? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी इज द member of that professional body। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट एरिया की तरफ आ रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट, जो मैंने आपसे बताया था थोड़ी देर पहले कि वो किसको फाइल करना होता है, राइट। तो रिटर्न ऑफ इनकम का एरिया कवर करने के बाद अब हम आ रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा जी, काफ़ी टाइम बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, खैर। बट आप लोगों का थैंक यू कि आपकी वजह से यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, तो हमने अपना पहला एरिया कवर कर लिया कि रिटर्न ऑफ इनकम किसको फाइल करना होता है। अब हम देख रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो तमाम रेजिडेंट पर्सन को फाइल करनी होती है। यानी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, वो एवरी रेजिडेंट पर्सन इट्स रिक्वायर्स टू फाइल। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, काफ़ी हम डिटेल में देख चुके हैं। एक शख्स है, मिस्टर ए है, जो नॉन रेजिडेंट है और उनकी पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है साल का 10 लाख रुपया। तो क्या उन्होंने अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वजह से रिटर्न फाइल करना है? आंसर इज यस। ऑल्दो वो नॉन रेजिडेंट है, मगर वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रेजिडेंट हो गए या नॉन रेजिडेंट हो गए, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपने अपना रिटर्न फाइल करना है। क्या इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है? ये आंसर इज नो। इनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, अगर वो वॉलेंटरीली करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की नीड नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपके कजन है मिस्टर अली, वो रहते हैं UAE में और वहाँ जॉब करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बैरियर टाउन के अंदर एक प्रॉपर्टी ली, एक प्लॉट बुक कराया और बेच दिया, तो उन्हें क्या हो गया? कैपिटल गेन। क्या उनको अपना रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज यस, जस्ट बिकॉज कि उनका गेन हो गया। क्या वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे कि उनके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास प्रॉपर्टीज कितनी है, मतलब अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे? नहीं। चाहे तो कर सकते हैं, बट नॉन रेजिडेंट होने की वजह से उनके ऊपर जरूरी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कि किसको रिटर्न फाइल करना है, इसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट बाय लॉ इस्टेब्लिश नहीं होती।
बट स्टिल वो अपना रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लॉ के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ विथहोल्डिंग या इनकम टैक्स के प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ विथहोल्डिंग या एडवांस टैक्स के प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, यानी आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है, नॉन फाइलर हैं यानी आपका नाम एटीएल की लिस्ट में नहीं है, तो आप पर जो विथहोल्डिंग का रेट होगा या एडवांस टैक्स का रेट होगा वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप सेलर हैं और अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपने 3% एडवांस टैक्स देना है, और अगर आप फाइलर हैं तो। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने इस एडवांस टैक्स को 6% देना है। मालूम हुआ, मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, यानी 10 मिलियन की है, और आप फाइलर हैं, तो आपने 3% यानी 3 लाख रुपए देना है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने एडवांस टैक्स 6 लाख रुपए देना है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक शख्स अगर उसके ऊपर रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, स्टिल वो क्या करता है, अपने आप का रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से आपका नाम एटीएल के लिस्ट में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक खातून है मिस्टर एक्स, मिस एक्स, ठीक है जी, वो हाउसवाइफ है। किसी ज़माने में उनके हस्बैंड ने एक प्लॉट बुक कराया था, एक फ्लैट बुक कराया था, और वो अपनी बेगम के नाम पे रख दिया था। अब लेट से उसको कोई गुजर गए 25 साल, आज वो चाह रहे हैं कि वो फ्लैट बेच दें। तो क्या इसको बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा? ये बात हमें पता है कि वो अपने ब्रैकेट से आगे निकल गया और कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं आएगा। बट जब इनको बेचने जाएंगे तो बेचते वक्त जो एडवांस टैक्स रजिस्ट्रार लेता है वो तो लाजमी लेगा। अब इस खातून के पास ये जो प्रॉपर्टी है, लेट से इसका कवर्ड एरिया है 1800 स्क्वायर फीट, तो क्या बाय लॉ इनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी इतने सालों से? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगी तो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में भी नहीं आएंगी, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आएंगी तो उन पर एडवांस टैक्स डबल लग जाएगा। इस मसले से बचने के लिए वो क्या करेंगी, अपना रिटर्न फाइल करेंगी, अपना नाम एटीएल के लिस्ट में देखना पसंद करेंगी। देखें, उन पर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल वो अपना नाम एटीएल के लिस्ट में देखना चाहेंगी ताकि उन पर 6% की जगह 3% का एडवांस टैक्स लगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें ज़रूरत बाय लॉ रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ क्वेश्चन इज कि रिटर्न फाइल करने से एटीएल की लिस्ट में नाम कैसे आता है? तो रिटर्न फाइल अगर आप ड्यू डेट के अंदर करते हैं, ड्यू डेट के अंदर करेंगे, तो आपका नाम एटीएल के लिस्ट में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर होता है इंडिविजुअल का, उसके लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर हर साल की। और कंपनी के लिए 31 दिसंबर है, जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर है। अगर आप कंपनी हैं तो आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 31 दिसंबर, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 30 सितंबर। अगर कोई एक्सटेंशन आ जाती है, अक्सर आपने सुना एक्सटेंशन आएगी नहीं आएगी, एक बड़ा मजाक बना हुआ होता है, तो वो आ गई तो ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती है। अदरवाइज लॉफुली डे 1 पे जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है मिस्टर ए, उनका टैक्स ईयर 2023 है, नॉर्मल टैक्स ईयर है, यानी 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 जून 2023 पे ख़त्म हो जाएगा साल। तो इनकी ड्यू डेट क्या होगी? सर, इनकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2023। अगर उन्होंने ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो उनका नाम एटीएल लिस्ट में आएगा और रहेगा। और अगर ड्यू डेट के अंदर अपना रिटर्न फाइल ना किया तो उनका नाम एटीएल के लिस्ट में नहीं आएगा। अच्छा, किसी भी साल का ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करने के बाद जो एटीएल के लिस्ट में नाम आता है वो आता है अगले साल की 1 मार्च को। ये लिस्ट हर साल 1 मार्च को अपडेट होती है, यानी अगर आपने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न 30 सितंबर 2023 तक फाइल कर दिया, अज्यूमिंग देयर इज नो एक्सटेंशन, तो आपका नाम एटीएल की लिस्ट में 1 मार्च 2024 को आ जाएगा। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स हैं जिन्होंने टैक्स ईयर 21 का रिटर्न टाइम से फाइल किया, 22 का रिटर्न टाइम से फाइल किया और 23 का रिटर्न टाइम से फाइल किया। तो 21 का रिटर्न टाइम से फाइल करने पे इनका नाम एटीएल की लिस्ट में 1 मार्च 2022 को आ गया होगा। अब ये
2022 का रिटर्न अगर टाइम से फाइल कर देंगे और 1 मार्च 2023 को जो लिस्ट अपडेट होगी तो इनका नाम अगेन एटीएल के लिस्ट में रहेगा। अब लेट से उन्होंने 2023 का रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया, यानी 2 अक्टूबर को फाइल किया, तो 2 अक्टूबर 2023 को फाइल करने से इनका नाम 1 मार्च 2024 को जो लिस्ट अपडेट हुई होगी उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 23 का रिटर्न इन्होंने ड्यू डेट से आगे फाइल किया, यानी 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अपना रिटर्न टाइम से फाइल ना करे, ड्यू डेट के अंदर फाइल ना करे और बाद में करे, तो लॉ ने उसके लिए ये रखा हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1,000 रुपया पेनल्टी दे सकते हैं और एटीएल की लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आप एओपी हैं तो 10,000 की पेनल्टी, और अगर आप कंपनी हैं तो 20,000 रुपये की पेनल्टी देकर इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो अब मिस्टर ए जिन्होंने 2022 का रिटर्न टाइम से फाइल किया था, तो 1 मार्च 2023 तक इनका नाम एटीएल की लिस्ट में आ चुका था, और 29 फरवरी 2023 तक इनका नाम एटीएल की लिस्ट में होगा। क्योंकि उन्होंने 23 का रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया था, लेट फाइल किया था, तो 1 मार्च 2024 को वो अपना रिटर्न एटीएल की लिस्ट से उनका नाम हट जाएगा, और वो 1 मार्च 2024 को ही पेनल्टी पे कर सकते हैं, इससे पहले पे नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मार्च को ही लिस्ट अपडेट होती है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर बी हैं, उन्होंने टैक्स ईयर 2022 का रिटर्न लेट से 28 सितंबर को फाइल किया और फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल किया, तो इनका नाम कब आएगा क्लास लिस्ट में? 1 मार्च 2023 को। क्या इससे पहले आ सकता है? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल किया तो नहीं आ सकता, क्योंकि लिस्ट अपडेट होगी 1 मार्च 2023 को। और 2023 का भी उन्होंने टाइम से फाइल कर दिया, 29 सितंबर 2023 को कर दिया, तो उनका नाम 1 मार्च 23 की लिस्ट में आने की वजह से 1 मार्च 2024 तक भी था, और 1 मार्च 24 को जब लिस्ट अपडेट हुई तो इनका नाम आज भी मौजूद होगा। ना वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट। मिस्टर सी हैं, लेट से वो वही हैं कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है, लेट से 1800 स्क्वायर फीट की, मिस्टर सी हैं, और इन पर बाय लॉ रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लेट से 31 दिसंबर 2023 को इनको ख्याल आया कि ये प्रॉपर्टी हम सेल कर देते हैं। उनको उनके ब्रोकर ने बताया, लॉयर ने बताया कि आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स लगेगा, क्योंकि उन पर रिटर्न फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उन्होंने कभी करा भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आप फाइलर नहीं हैं तो आप पे 3% नहीं बल्कि कितना लगेगा? 6% लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस मसले से कैसे निकलूं, तो अब आप उन्हें बताएंगे। तो क्या आज वो अपना 23 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ड्यू डेट तो जा चुकी है, कोई बात नहीं, अब फाइल कर दें। लेकिन इनका नाम लिस्ट में कब आएगा? 1 मार्च 2024 को आएगा, नहीं, लिस्ट अपडेट 1 मार्च 2024 को होगी, तब उनका नाम नहीं आएगा, फिर वो 1,000 रुपया पेनल्टी पे करके इस लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी आज ही बेचनी है, दैट इज 31 दिसंबर 2023 को ही वो ये ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो इस मसले से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो अपना टैक्स 2022 का रिटर्न फाइल कर दें और अपनी 1,000 रुपये पेनल्टी 22 की भी पे कर दें। सर क्यों? लेट से अगर वो 22 का रिटर्न टाइम से फाइल करते, बिफोर 30 सितंबर 2022 करते, तो उनका नाम 1 मार्च 2023 को एटीएल की लिस्ट में आ गया होता। आंसर इज यस, आ चुका होता। तो जब 1 मार्च 2023 को उनका नाम एटीएल की लिस्ट में होता, तो क्या 31 दिसंबर को भी होता तो वो एटीएल की लिस्ट में होते और फाइलर होते और कम लगता। लेकिन अभी हमने देखा कि ड्यू डेट निकलने के बाद आप किसी भी साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप उस साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो ड्यू डेट निकलने के बाद और एटीएल की लिस्ट अपडेट होने के बाद आप पेनल्टी पे करके भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। अब जब आप लिस्ट में आ सकते हैं तो 31 दिसंबर को आप फाइलर हो जाएंगे, और फाइलर हो जाएंगे तो आज आप प्रॉपर्टी सेल कर दें, और फिर इसके बाद नेक्स्ट रिटर्न फाइल करके 1 मार्च 2024 को भी आप एक और पेनल्टी पे कर सकते हैं। सर क्या मैं लेट से अगर मैंने 22 का रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया, 2 अक्टूबर को किया 2022 को, तो मेरा नाम एटीएल के लिस्ट में नहीं आएगा, और अज्यूमिंग मैंने कोई पेनल्टी भी पे नहीं करी, और 23 का रिटर्न मैंने टाइम से फाइल कर दिया, तो अब मेरा नाम 1 मार्च 2024 वाली लिस्ट में आ जाएगा। और अगर अगेन मुझे इसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन करनी है,
इन डेट्स के बीच में, इन बिटवीन, तो मुझे 22 के लिए पेनल्टी पे करनी चाहिए, अदरवाइज 1 मार्च को मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। तो क्लास ये था रिटर्न फाइलिंग का रिक्वायरमेंट, बाय लॉ क्यों ज़रूरत होती है, अक्सर लोग क्यों करते हैं, ज़रूरत नहीं होती तब भी, और पेनल्टी क्या क्या है। ठीक है जी, थैंक यू।